आज के आपके करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 का। ये एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया था 2010 में भी? देखो, इंडिया में होता क्या था, हमें आ जाएगा। इंडिया में ना कोई भी हम कहीं पे डैम बनाने लगते, कोई भी नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने लगते, हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न क्या था कि वहां कोई ना कोई एनजीओ आके प्रोटेस्ट करने लग जाते थे। और वो एनजीओ कैसे होते थे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते थे? एनजीओ का प्रोटेस्ट करने का तरीका, लेट्स सपोज हम रशिया के साथ मिलके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में जो आपका कुंदम कुल्लम है, वो आपका उनके साथ लगा हुआ है। एक मिनट, हाँ, आपका जो कुंदम कुल्लम जगह है तमिलनाडु में, वहां पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे थे, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाना शुरू करें। तो ये उनके साथ बना रहे थे, रशिया के साथ। इसके खिलाफ वहां पे लोकल्स और बहुत सारे मतलब एनजीओ इन्वॉल्व हो गए, जिन्होंने लोकल्स और उन सबको इन्वॉल्व करना शुरू किया, लोगों को सो कॉल्ड अवेयर करना शुरू किया कि ये प्लांट आएगा तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में ये हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ के साथ ये हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। पैटर्न में क्या देखा गया कि वो सारे के सारे एनजीओ जो थे वो यूएसए से फंडिंग ले रहे थे। ऐसे ही और चीजें कि यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कंट्रीज एनजीओ को फंड करती हैं कि इंडिया में इस दूसरी कंट्री का रुतबा कहीं ग्रो ना कर जाए। तो आपके एनजीओ, और दूसरा ऐसे पाकिस्तान या ऐसे बहुत सारे देश ये भी एनजीओ को पैसे देते हैं कि तुम जाके ये डैम के वहां पे प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो अपने आप एनजीओ के ऊपर सवाल उठने लगा कि आपके एनजीओ, कहने को तो एनजीओ आपका ये काम करते हैं कि लोगों का भला करेंगे, फ्री की रिसोर्सेज मतलब खाना देना, एजुकेशन देना, ऐसे सारे काम एनजीओ के होने चाहिए। पर एक तरह से एनजीओ काम ये कर रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट रोक रहे हैं। तो इस कारण सरकार ने इनकी फॉरेन के बाहर से जो ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर चेक रखना जरूरी है कि ये बाहर से कहां से पैसा आ रहा है और ये पैसा इंडिया में कहां लग रहा है। ये दोनों चीजें हर टाइम मॉनिटर करनी जरूरी है। इसके चलते हुए 2010 में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट बनाया था और इसके अंदर सारे एनजीओ को ये कंपलसरी किया हुआ है कि आपको पहली बात तो सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाइसेंस जारी करती है आपके एनजीओ को। किसी भी एनजीओ जिसे बाहर से फंडिंग लेनी है, उसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी नया एनजीओ शुरू होगा और साथ के साथ वो फंडिंग लेना शुरू कर देगा। पहले उसकी क्राइटेरिया आएंगे, पहले तुम्हें 4 साल इंडिया के अंदर, वालों को 4 या 5 साल वो चेक कर लेना कि तुम्हें इंडिया के अंदर रजिस्टर रहना पड़ेगा। इंडिया के अंदर नहीं, एनजीओ को, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता राधिका, सिर्फ आपके अपनी यूटिलाइजेशन, वो पैसा वो कहां यूज कर रहे हैं, फॉरेन से जो पैसा आया उसे चेक में रखा जाता है। तो कोई भी एनजीओ जो बाहर से कंट्रीब्यूशन लेता है, उसे बोला जाता है कि अपने पूरे साल की रिपोर्ट सबमिट करो कि आपने पैसा कहां, आपको पहली बात तो आया किस देश से, किस अकाउंट से आया है, ठीक है। मतलब उसमें तुम वो कोई गुप्त दान नहीं हो सकता, तुम्हें वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि तुम्हें पैसा किसने भेजा है बाहर से। उसके बाद तुमने इंडिया में वो पैसा कहां खर्च किया है। अगर साफ ही शो हो रहा है कि लेट्स सपोज बाहर से $1 लाख आए थे और इंडिया में उस एनजीओ करके रहा है उस सारे पैसे का जगह जगह पे प्रोटेस्ट करवा रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसके पीछे क्रैकडाउन करने को चली जाएगी, क्योंकि काम अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, सरकार की डेवलपमेंट रोकने का काम कर रहे हैं। कहीं पे डैम बन रहा है वहां जाके खड़े हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, वो नई सड़कें बनने लगी वहां जाके, ये सारे काम, डेमोक्रेसी को तो कोई खतरा नहीं था, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोटेस्ट के और भी तरीके हैं, यहाँ पे इस तरीके से इन्हें रेगुलेट करने की कोशिश है। तो पहले तो जो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के अंडर, वो बाहर से पैसे ले ही नहीं सकता। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आ गई, उसके बाद तुम्हें कंपलसरी है कि तुम्हें
देना ही देना पड़ेगा हर साल अपना अकाउंट तुम्हें, मतलब एनुअल, जैसे सारे बिजनेसेस अपनी फाइलिंग करते हैं कि कितना बिजनेस हुआ, कैसे हुआ, वो इन्हें भी देना पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से इन्हें भी अपनी रिटर्न्स भरनी पड़ेगी। इसके बाद एक और चीज इसके साथ जोड़ दी गई है कि आपके एनजीओ के जो भी हेड होगा, ऑफिस बेयरर होगा, उसे अपना आधार नंबर भी सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो अपने अकाउंट्स में पैसा खा रहा हो या उसका कहीं पे और लिंक हो। आधार तो एक ऐसी चीज है ना जिससे सारे के सारे खाते पता चल जाते हैं, तो सरकार इस कारण आधार नंबर इनका लेना चाहती है। हाँ जी, कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर एनजीओ नहीं ओपन कर सकता, सिर्फ इंडियंस अंदर एनजीओ ओपन कर सकते हैं। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉरेन सिटीजन नहीं इंडिया के अंदर कर सकता। फॉरेन के बहुत सारे एनजीओ जरूर हैं जो इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं। जैसे एमनेस्टी एक बहुत ही पॉपुलर, आपको एमनेस्टी कई बार इसका इंडिया को एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से आप कई बार नाम सुनोगे। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये ना एक ह्यूमन राइट्स एनजीओ है। ये बेसिकली और कोई काम नहीं करती, ये सरकार के जितना भी सरकार ने साल में कोई भी चीजें की है ना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट्स पब्लिश करती है कि एक सरकार ने कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन की है। ठीक है, और ये सारी दुनिया की सरकारों को कंपेयर करती है कि कौन कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, कहाँ पे जर्नलिस्ट को पीटा जाता है, कहाँ पे लोगों के ऊपर कहीं पे कोई फायरिंग हुई है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें एमनेस्टी इंटरनेशनल तैयार करती है। ये बहुत बड़ा एनजीओ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पर वही, इससे सारी दुनिया की सरकारें इसलिए नफरत भी करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार को पॉइंट आउट करेगी तो नफरत भी करेंगे। पर अपने आप में एमनेस्टी इंडिया के अंदर काम करती है, पर ये भी एमनेस्टी का ऑफिस भी एफआरए के अंडर रजिस्टर्ड होगा, चाहे ये बाहर से आए हैं, पर पैसा भी तो बाहर से ही आ रहा है साथ में, तो इन्हें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और इन्हें बताना पड़ता है ये कहाँ कहाँ ऑफिस ओपन कर रहे हैं, सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे एनजीओ कहते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट हमें काम करने से रोक रही है। पर गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि जो तुम काम कर रहे हो, अगर तुम ठीक काम कर रहे हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर तुम सीबीआई की, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के अंदर एनजीओ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हुए हैं कि फॉरेन से फंडिंग लेने के लिए, लेट्स सपोज किसी एनजीओ को पैसे चाहिए थे, मतलब हो क्या रहा था, अब एनजीओ को पैसे चाहिए, वैसे उन्हें कोई फंड मिल नहीं रहे। ये ऐसे कुछ पाकिस्तान जैसी कंट्रीज आती थी, वो कहती थी कि हम तुम्हें डोनेशन दे देंगे, पर इसके बदले तुम्हें एक काम हमारा भी करना पड़ेगा। वो ये है कि यहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करवाओ, सब कुछ करवाओ, इंडिया को ये काम नहीं करने देना। ठीक है, कहीं पे कोई नया मिलिट्री बेस बन रहा है, कुछ बन रहा है, वहां जाके प्रोटेस्ट शुरू कर देते। तो इस कारण गवर्नमेंट ने इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हुए क्रैकडाउन शुरू किया था। ठीक है, अगला करंट अफेयर पिछले अब तो 1.5-2 साल से चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। इंडिया और चाइना की जो प्रेजेंट बाउंड्री है, जहां पे जो मतलब हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट जहां पे जाके रुका हुआ है, उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, के कहां जाके दोनों की मिलिट्रीज एक्चुअली कंट्रोल करती हैं कौन सा एरिया, वो LAC की एक बॉर्डर बनी हुई है। ठीक है, पर इसे भी लेके डिस्प्यूट है, दोनों कंट्रीज अपने अपने मुताबिक इसकी डिस्क्रिप्शन पेश करती हैं। चाइना और भी एरिया क्लेम करता है, हम कहते हैं कि जो आपने अभी एरिया दबा के रखा हुआ है वो भी हमें रिटर्न करो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा चाइना कब्जा करके बैठा है, हम उसे कहते हैं कि ये एरिया हमें वापस चाहिए। ठीक है, तो ये LAC का डिस्प्यूट बहुत पुराना है। करंट अफेयर क्यों बना हुआ है, तो बेसिकली रीसेंट डेज में, अब काफी टाइम से पहले तो ये न्यूज चल रही थी कि दोनों कंट्रीज डिसएंगेज करने की बात कर रहे हैं। जो लद्दाख में इतने सारे इंसिडेंसेस हो गए, गलवान इंसिडेंट्स अगर तुम्हें याद हो, जिसमें हमारे भी 20 जवान शहीद हो गए थे। चाइना की अननोन फिगर है, पर माना जाता है कि चाइना के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, क्योंकि उनकी कब्रें बनी है वहां पे। ठीक है, उन्होंने एक इवेंट किया था, उसमें 40 से ज्यादा कब्रें बनाई थी, तो इस कारण, पर चाइना क्लेम नहीं करता कोई भी फिगर। ठीक है,
तो ये जो इंसिडेंसेस हैं इसे रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से दोनों कंट्रीज उसके बाद बात करने लगी हुई हैं कि हम ये किस तरीके से ये सारा का सारा इंसिडेंस कम कर सकें। पर रीसेंट न्यूज जो पिछले एक हफ्ते से आ रही है कि चाइना ने फिर से अपनी फोर्सेस वहां पे बढ़ानी शुरू कर दी है। अभी लेटेस्ट आपके उत्तराखंड के अंदर, हमारे उत्तराखंड की थोड़ी टेरिटरी के अंदर घुस के आए हैं और कुछ वहां पे जो मिलिट्री के इंस्टॉलमेंट्स थी उन्हें तोड़ के और वहां पे जो ब्रिज था उसे डैमेज करके चले गए। ठीक है, कुछ 100 के करीब चाइनीज सोल्जर्स आए घोड़ों पे और वो डैमेज करके चले गए। तो फिर से ये चीजें एस्केलेट हो रही हैं। दूसरा, चाइना इस पूरी बॉर्डर के साथ आपकी नई एयर स्ट्रिप्स बना रहा है, ठीक है, अपने नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स प्लेस कर रहा है। तो एक तरह से चाइना जैसे वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो वैसे की चीजें दिख रही है। पर ये ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि चाइना वॉर पे जाएगा। ये चाइना की बहुत पुरानी टैक्टिक है। मैं आपको ये चाइना की पॉलिसी समझाता हूँ। एक ना चाइना की किताब है, चाइना किस पॉलिसी से काम करता है। एक ना चाइना के अंदर एक बहुत ही पुरानी किताब लिखी हुई है एंशिएंट टाइम की, द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर किताब है। उसमें ये समझाया हुआ है कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें लड़ना जरूरी है किसी को हराने के लिए। लड़ाई बिना हथियार उठाए भी जीती जाती है। वो कैसे? कि दुश्मन को दिमाग से हरा दो। दिमाग से कैसे हराओगे? दिमाग से हराने का मतलब है कि पहले उन्हें दिमाग से थका दो। थकाने का क्या मतलब है? कि अपने ऊपर उन्हें, उस दुश्मन को हमेशा दिखना चाहिए कि तुम कभी भी हमला कर दोगे। तो ये चाइना, ये पॉलिसीज ना बहुत, वो जो बुक के अंदर लिखा हुआ है ना, चाइना की अगर पूरी मेंटालिटी समझनी है वो उस बुक के थ्रू समझी जा सकती है। जब फ्री टाइम होगा तब पढ़ के देख लेना द आर्ट ऑफ वॉर, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब चाहे पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें पूरी तरह समझाई हुई है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कितना बड़ा रोल है। तो तुम बार बार ये न्यूज ना बार बार सुनोगे, कभी चाइना बॉर्डर के बिल्कुल साथ में मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा होगा, कभी मिसाइल एक्सरसाइजेस कर रहा होगा, कभी ड्रोन्स उड़ा के देख रहा होगा, कभी प्लेन्स उड़ा के देख रहा होगा, ताकि इंडिया का हर टाइम फोकस बॉर्डर के ऊपर बना रहे। अगर हमारा फोकस बॉर्डर पे बना रहता है ना, हमारा फोकस कहां से हट जाता है? हाँ, कहां से? इंटरनल इश्यूज। नहीं, इंटरनल से चाइना को क्या लेना देना है? हमारे मतलब हमारा फोकस कहां से हट रहा है? वो तो चाइना की अपनी उस चीज के लिए। हमारा फोकस चाइना कहां से हटाना चाहता है? अगर चाइना हिमालयस में छेड़खानी करेगा तो हमारा फोकस इंडियन ओशन से हट जाता है। तो जो ज्यादा जरूरी है, हिमालय से इन्वेड करना बहुत मुश्किल है। तुम जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजीज बना लो, पहाड़ अपने आप में क्रॉस करने बहुत ही मुश्किल होते हैं। चाइना ने जो 1962 में भी वॉर वेज की थी ना, चाइना के, चाहे चाइना ने बहुत एरिया पे कब्जा कर लिया, पर हमारे सोल्जर्स वर्सेस उनके सोल्जर्स की डेथ रेशियो देखोगे ना, हमारे एक सोल्जर के बदले उनके 40 सोल्जर मरे हैं। तो इस रेशियो पे कोई कंट्री नहीं जीत सकती। ठीक है, और 1962 में तो इंडिया बहुत ही कमजोर था। अब तो ये रेशियो 1:80 हो जाएगी अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करे। तो ये रेशियोज यहीं पे जाके गड़बड़ होती है। हाँ, तो नेवी ऑलरेडी है इंडियन ओशन पे, पर हमारा जो बजट है अल्टीमेटली लिमिटेड है। पर अगर चाइना हमारे बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ाता है, हमारे सारा का सारा जो हमने डिफेंस बजट सोचा है, हम सारा का सारा हिमालयस पे खर्च करना शुरू कर देते हैं। हमारा फोकस इंडियन ओशन नेवी पे हट जाता है। वहां पे एडवांसमेंट्स की जरूरत है क्योंकि वहां पे चाइना अब हमें थ्रेट करना चाहता है। तो पहले वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है, फिर वो वहां पे डोमिनेंस लाना चाहता है, फिर इंडिया को डबल साइड से प्रेशराइज करना चाहता है। तो ये मतलब मैं एनालिसिस नहीं हूं, पर बथेरो ने ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म में पेश किया है। तो इंडिया को भी अब एक क्लियर पिक्चर दिख रही है। तभी हमने, चाहे इश्यूज होते रहते हैं, हमने एक तरह से हिमालयास को साइडलाइन करके रखा हुआ, मतलब काम कर रहे हैं हम, पर हमारा मेन फोकस इंडियन ओशन पे शिफ्ट हुआ हुआ है। क्योंकि इंडियन ओशन को सिक्योर करना इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पे चाइना सबसे बड़ा वार करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ये है आपकी LOC जो आपको बिल्कुल ऊपर दिखती है। ठीक है, ये एक्साई चीन पहले हमारा पार्ट था, चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया 62 की वॉर में, और तब से वो उनके कंट्रोल में है।
दूसरी साइड पे हमारे पाकिस्तान के साथ भी ऐसी बाउंड्री बनती है, हमारे पास पूरा कश्मीर का एरिया नहीं है। ये जो वाइट वाइट इस साइड पे आपको दिख रहा है, जो ओरिजिनली ये इंडिया जहां पे लिखा हुआ है, ये इस टाइम ना पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसी को कहते होते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हाँ जी, कॉन्स्पिरेसी तो बस मैंने आपको जो बताई वही चीज है ना। ठीक है, तो ये आपका जिसे हम पीओके कह देते हैं, ये आपका पाकिस्तान का ये बनता है। ठीक है, ये जो येलो वाला एरिया है ये सारा इंडिया कंट्रोल में, और ये सियाचिन यहाँ पे पड़ता है, ये हमारे कंट्रोल में। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमारे यहाँ से ये कंट्रोल में है, बाकी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, एक साइड पाकिस्तान ने ली हुई है, एक साइड चाइना ने ली हुई है, दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमें तकलीफ देते ही रहते हैं। ठीक है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वही है, पर हाँ बिल्कुल मैं पूरी चाइना की सोच ही बता रहा हूँ ना, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अगला आपकी अभी मीटिंग्स चल भी रही हैं। ठीक है, क्वाड इनिशिएटिव की। क्वाड है क्या? ठीक है, पहले तो कल ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने वही बस बात टालने के लिए उन्होंने ये बोला कि क्वाड को ज्वाइन करने को चाइना भी कर ले, हमने कौन सा मना किया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? देखो, चाइना जो है, चाइना अपने आप में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो कोई भी ह्यूमन राइट्स ऐसी चीजों को कुछ नहीं मानता, लोगों के हक वोट तक कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, वहां पे अगर तुम्हें चाइना में रहना है, चुपचाप रहना है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अगर तुम कुछ भी बोलते हुए पाए गए तो रात को घर पे दस्तक होगी, तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें दोबारा से स्कूल भेजने की जरूरत है, फिर तुम 2-3 महीने के लिए स्कूल जाने के लिए गायब हो जाओगे। ठीक है, वो कहाँ पे है स्कूल किसी को नहीं पता। फिर 3 महीने बाद आओगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सोच पहले कितनी गलत थी चाइना की गवर्नमेंट बारे, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, 3 महीने उन्होंने ऐश करवाई है। ठीक है, और फिर वापस तुम्हें घर पे भी ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर तुम चाइना की गवर्नमेंट की तारीफ करने से नहीं हटते कि इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये जो चीज है, इसके अलावा क्योंकि चाइना ग्रो कर रहा है, तो चाइना सिर्फ इंडिया को नहीं तंग कर रहा, बहुत सारे देशों को तंग कर रहा है। इसमें से 3-4 देश खासकर जो चाइना से तंग है, जो बड़े मतलब पावरफुल साइज के हैं, छोटे छोटों को तो बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है, 4 जो पावरफुल साइज के हैं और वो चाइना के खिलाफ रेजिस्ट करना चाहते हैं। एक तो हम ही हैं, इंडिया, एक नीचे हमारा इंडिया इंडो पैसिफिक और पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, एक चाइना के साथ में दिखने को छोटी कंट्री पर अपने आप में पावरफुल है ये भी, जापान, और दुनिया से अपनी मोनोपोली तोड़ने से बचाने के लिए यूएस। ये 4 देश, एक तरह से 4 देशों की अलायंस होगी, 4 कोने, उसे तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड वहीं से वर्ड आता है, क्वाड्रिलेटरल से 4 कोने। तो ये 4 डेमोक्रेसीज मिलके एक तरह से आपस में अलायन, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग, अभी के लिए वर्ड जो है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं कि धीरे धीरे, देखो लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस टाइम। क्वाड को हमने देखो जो अखबार में भी लिखा है ना, जैसे मतलब करंट अफेयर में भी लिखा है, इनिशिएटिव कहते हैं इसे। इनिशिएटिव का मतलब पहल है अभी। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी तक ना कोई भी इसमें एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ये 4 देशों में कोई एग्रीमेंट नहीं है अभी, बस ये 4 देश हर साल एक तो मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक नेवल एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसे कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। नेवीज, मतलब चारों देशों की नेवीज आती हैं, वो इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि हमने अगर एक साथ वॉर पे जाना हो तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो फुल स्केल वॉर की तरह प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उसे मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं।
तो ये जो चीजें हैं डायरेक्टली कहीं पे भी चाइना का नाम नहीं लिया जाता। हम जब भी वर्ड यूज करते हैं, मतलब जब भी आप क्वाड के रिगार्डिंग पढ़ोगे, क्वाड के रिगार्डिंग हमेशा ही पढ़ोगे, देखो इनके जो सारा बीच का एरिया जो आया कि हम इंडियन ओशन है, इंडो और इस साइड पे पैसिफिक ओशन है। हम इंडो पैसिफिक एरिया को सेफ और सिक्योर बनाना चाहते हैं, इस कारण हम अलायंस कर रहे हैं। पर इसका क्लियर ही मतलब है इंडो पैसिफिक खतरा ही किससे है? चाइना से। बस हम चाइना वर्ड नहीं यूज करते। इसीलिए जब ये चारों मिलते हैं, ऑब्वियसली अब पहली बारी सबकी ना, पहले क्योंकि 2020 कोविड ये सब के कारण ना सारी मीटिंग वर्चुअल हो रही थी। ये पहली मीटिंग है जो आपकी फेस टू फेस हो रही है इस साल, अमेरिका में हो रही है इस टाइम, व्हाइट हाउस में। तो प्रेस ऑब्वियसली सवाल उठाती है कि क्या ये क्वाड चाइना के खिलाफ बन रहा है? तो हम चाइना का वर्ड कहीं नहीं यूज करते, क्योंकि ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेना चाहते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी चलती है, डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते, इनडायरेक्टली क्लियर होता है। ठीक है, तो वही चीज आपके, इसलिए आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर चाइना भी चाहे वो भी ज्वाइन कर ले, हम तो बस एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एरिया चाहते हैं। हमने कहीं पे भी चाइना के खिलाफ नहीं है। ऑब्वियसली अभी कोई अलायंस नहीं हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी ये चाइना के खिलाफ नहीं है। बाद में अगर कभी एग्रीमेंट हो भी जाता है, तब भी कभी चाइना का नाम नहीं आएगा इसमें। तब भी देखना यही वर्डिंग यूज होगी कि हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं, और अगर इस पे कोई थ्रेट आया तो हम चारों वॉर पे जाएंगे। तो ये बस इस चीज के नाम से चेंज हो जाएगा, चाइना का नाम तब भी नहीं आएगा। पर क्लियर दिखता है कि ये चारों चाइना के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं, क्योंकि चाइना को कंटेन करना जरूरी है। चाइना अपनी मनमर्जी करता रहता है, इस कारण ये बनता जा रहा है और इसका रेलिवेंस बढ़ता जा रहा है। यहां तक क्लियर है? तो अगला करंट अफेयर है आपका कोलिजियम सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है और फिर न्यूज क्या है वो आपको पूरा समझाता हूं। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी है आपके 3 ऑर्गन सरकार के एक दूसरे से ना बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली काम करें। 3 ऑर्गन्स क्या होते हैं सरकार के? लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग करते हैं, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, अगले होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो क्या करते हैं? लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, जो कानून बना है उसे अप्लाई करवाते हैं। और तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी, जो जजमेंट देती है बेस्ड ऑन लॉ। जो भी कानून बना है उसके मुताबिक वो जजमेंट देती है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है ये तीनों बॉडीज अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करें, वो सबसे आइडियल डेमोक्रेसी हो। क्योंकि कोई भी ऑर्गन अगर दूसरे से पावरफुल हो गया तो वो तो हद से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो एक सिस्टम, इसीलिए डेमोक्रेसी में जरूरी है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाए रखें। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब है कि तीनों एक दूसरे की तरफ निगरानी रख के बैठे हैं, तीनों एक दूसरे की पावर को बैलेंस कर रहे हैं। अगर कोई भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करे उसे नीचे खींच लेंगे और अपने आप बैलेंस बना रहेगा, तो डेमोक्रेसी आराम से स्मूथली चलती रहेगी। इसमें सबसे बड़ा रोल है, देखो कई ज्यादातर गवर्नमेंट्स में ना ये दोनों ऑर्गन तब भी थोड़े ज्यादा लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जैसे लेजिस्लेचर आपकी पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव्स में आपके प्राइम मिनिस्टर और ये भी आ जाते हैं, तो उन्हीं की सरकार यहाँ पे मेजोरिटी पे है।
तो कहीं ना कहीं लिंक आ जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की तो अपनी सरकार या मेजोरिटी में, पार्लियामेंट में, तो वो कहीं ना कहीं लिंक आ जाता है। इस कारण सबसे ज्यादा जरूरी है जुडिशरी के लिए इंडिपेंडेंट रहना। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि देश से ही इंडिपेंडेंट हुए पड़े हैं। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब है नो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, सरकार का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो इसके ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज अगर सरकार की जुडिशरी के अंदर डायरेक्टली दखल अंदाजी है, आपकी जुडिशरी के अंदर 60% केस तो सरकार के खिलाफ है, फिर तो हर केस ही सरकार अपना जीत जाएगी। 60% मेजॉरिटी केसेस सरकार के अगेंस्ट किए हुए हैं, तो वो तो सारे के सारे सरकार जीत जाएगी, फिर तो जुडिशरी का फायदा क्या रहा। इस कारण इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब इंडिपेंडेंस में एक चीज देखनी जरूरी है कि जो जज है वो भी सरकार के इन्फ्लुएंस के बिना अपॉइंट किए जाए, मतलब उन्हें जब नियुक्त किया जाता है, उन्हें जब भर्ती किया जाता है, वो सरकार का इन्फ्लुएंस ना हो। क्योंकि यार सरकार ही डिसाइड कर देगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठेंगे, हाई कोर्ट में कौन से जज बैठेंगे, तो फिर जुडिशरी अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट कैसे रही, वो तो अपने ही लोगों को बिठा देंगे। तो इंडिपेंडेंस के लिए उनकी अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो यही आपके फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन बनाया था, देखो ओरिजिनली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बनाया और वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना हो, उसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप में एग्जीक्यूटिव है, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ना एक बहुत ही स्पेशल रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, पूरे इंडिया का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ही पर्सन है जो बिना नंबर प्लेट लगाए इंडिया में घूम सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी गाड़ियों के ऊपर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगी होती, जहां पे नंबर प्लेट लगती है वहां पे इंडिया का एम्बलम लगा होता है, ठीक है। ये तुम्हें कई बार रैंडमली ना रोड पे 3 से 4 गाड़ियां ट्रैवल करते हुए दिख जाएंगी, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि उनके अंदर प्रेसिडेंट भी नहीं होता, प्रेसिडेंट तो ऊपर प्लेन से निकल जाता है। ये गाड़ियों ने बस उसके पहुंचने से पहले वहां पे पहुंचना होता है, तो उड़ती जा रही होती है, ठीक है। तो तुम्हें वो गाड़ियां दिख जाएंगी, एम्बलम लगा हुआ है, काले रंग की गाड़ियां सारी मर्सिडीज उड़ती जा रही होती हैं, एस क्लास, ठीक है। तो पास से क्रॉस भी कर जाएंगे, कई बार पता भी नहीं चलता कि अगर एहसास ना हो कि वही गाड़ी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को वही अपॉइंट करता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, पर अब मेथड क्या होगा अपॉइंटमेंट का, उसके अंदर ना कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्लियर नहीं है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ और जजेस से पूछ के, सलाह लेके उनकी। अब फिर बहुत बार ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि देखो सलाह, अगर आम जिंदगी की बात करें, सलाह जो वर्ड है, सलाह तो बहुत ही मिसयूज किए जाने वाला वर्ड है, कि सलाह तो जरूरी थोड़ी है कि तुम लाइफ में सारी सलाहें मान भी रहे हो, ठीक है। तो अपने आप में सलाह का मतलब क्या होगा, और क्या सलाह माननी जरूरी है या नहीं है, क्या सुप्रीम मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। देखो जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लाइन में डाउट होता है ना, आपको सिर्फ एक ही जगह जाके सही आंसर मिल सकता है उसका। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बताया है कि अगर आपको मेरे अंदर लिखी हुई किसी भी वर्डिंग में कोई भी डाउट हो, कौन बताएगा कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, उसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, यानी कि उसे पढ़ के बताने की कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, ठीक है। इसी के चलते हुए मतलब आपके बार बार ये चीज सामने आई सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो लाइन लिख दी है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंडिया का टॉप जज है और कुछ और जजेस से पूछ के,
क्या ये पूछना जरूरी है? और अगर पूछ भी लिया, क्या वो सलाह के ऊपर ही काम करना पड़ेगा या प्रेसिडेंट फिर अपनी मनमर्जी कर सकता है? तो ऐसे टोटल 3 केसेस हुए आपका। फर्स्ट जज केस, आपका सेकंड जज केस, और आपका थर्ड जज केस। मतलब हर चीज में थोड़े थोड़े प्रोविजन ऐड होते रहे हैं। फाइनली जो आखिरी केस आया, हम उसी लिए उसकी बात करेंगे, थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पूरी चीज के ऊपर क्लैरिटी लाई कि इसका पूरे का मतलब कैसा होगा और एक जज अपॉइंट कैसे होगा। थर्ड जज केस से ही आपका सिस्टम निकला जिसे हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम। आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो अपॉइंटमेंट होगी जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट की अपनी मनमर्जी नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट को हमेशा रिकमेंडेशन पे, एडवाइस पे काम करना पड़ेगा कोलिजियम की। और ये जो कोलिजियम की एडवाइस होगी, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, यानी कि उसे माननी ही माननी होगी। वो इससे उलट जाके अपना खुद का कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपने आप में ये बाइंडिंग ही होगी। तो ये सिस्टम आपका फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये कोलिजियम सिस्टम क्या होगा? देखो, कोलिजियम सिस्टम में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोलिजियम सिस्टम पढ़ते हैं पहले। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का किसी को भी जज बनाना है, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए वैसे जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? सबसे पहले तो देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको। ऑब्वियसली बाहर के लोगों को तो हम जज नहीं बनाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरी चीज, आपको हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस एज अ जज और एज अ एडवोकेट मांगा जाता है। या तो आपके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो एज अ जज, या आपके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट। तो कोई भी हाई कोर्ट का जो जज रहा है, कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए वो एलिजिबल है, कम से कम 5 साल। अगर कोई हाई कोर्ट में जज रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। जरूरी नहीं है बनेगा, एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे बना दो। दूसरा, या वो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हो, कितने टाइम के लिए? कम से कम 10 साल के लिए। तो वो कह सकता है कि मैं एलिजिबल हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। ठीक है, ये क्राइटेरियाज आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए जरूरी है। अब ऐसा कोई भी पर्सन जो एलिजिबल होगा, हाँ अच्छा हाँ, एक और भी है, एक सिफारशी क्राइटेरिया भी है। ठीक है, फोर्थ, वो भी बताता हूं। एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है। अब एमिनेंट जूरिस्ट क्या होता है और किसकी? इन दी आईज ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब होता है, जूरिस्ट का मतलब है कि इन दी आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। कि आपका जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की निगाह में तुम्हें लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज है, तुम क्यों नहीं बन जाते सुप्रीम कोर्ट के जज? तो यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेसिडेंट को फील होता है कि तुम्हें लॉ की बड़ी अच्छी नॉलेज है, तुम्हें भी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, तो एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब होता है कोई बहुत ही रिनाउंड ऐसा पर्सन। एमिनेंट ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई रैंडमली ढूंढ लिया, रिनाउंड हो। जूरिस्ट का मतलब है जिसे जुडिशरी, जिसे लॉ की नॉलेज है। शायद कोई बहुत ही बड़ा प्रोफेसर हो, कोई बहुत ही बड़ा ऑथर हो, जिसने सारी चीजें पूरी डिटेल में पढ़ी हैं। तो प्रेसिडेंट को लगता है कि इसे जज बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका नाम भी वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को रिकमेंड कर देगा कि कोलिजियम डिसाइड करेगा, मुझे पसंद आए तुम, पर अल्टीमेटली डिसाइड कोलिजियम ही करता है। मतलब इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई एक फिल करो, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। अगर ये तीनों में से क्राइटेरिया मीट करते हो, वो नाम अपना बता सकते हैं कि हम प्रमोशन चाहते हैं। ठीक है, उनका नाम आएगा कोलिजियम के पास, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4
सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपके सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑलरेडी जजेस लगे हुए हैं, जो 4 सबसे सीनियर जजेस हैं, सीजीआई के बाद सबसे सीनियर जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद के 4 सबसे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये 5 लोग बैठेंगे और ये 5 लोग डिसाइड करेंगे, जो पूरी लिस्ट आई हुई है जो जो एलिजिबल है, कि इनमें से किसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लगाना है। अब इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम सीट्स फिक्स की हुई हैं कि कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये टाइम टू टाइम ये नंबर चेंज किया जाता है। फिलहाल के लिए मतलब ये नंबर चेंज कौन करता है? ये नंबर पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अच्छा, ये डिसाइड करने की पावर पार्लियामेंट, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट को सिर्फ इसलिए पावर दी है क्योंकि पार्लियामेंट के पास ना बजट है, सैलरी तो बजट से ही आनी है कहीं ना कहीं से। तो इस कारण पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस टाइम कितने जजेस की, मैक्सिमम कितने जजेस की जरूरत है। पार्लियामेंट ने इस टाइम जो मैक्सिमम नंबर फिक्स किया हुआ है फॉर सुप्रीम कोर्ट, वो है 34। 34 जज से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज नहीं हो सकते। अब जितनी वैकेंसीज खाली हैं, लेट्स वो सिर्फ 2 सीटें खाली थी, ठीक है, 32 जज हैं, 2 सीटें खाली पड़ी हैं, तो अब जितनी भी पूरे इंडिया में एलिजिबल लोग तो कितने सारे होंगे, क्योंकि ये देखो ये क्राइटेरिया तो बहुत लोग फिल करते होंगे। एडवोकेट तो 10 साल तक बथेरे रह चुके होंगे, इंडिया के अंदर एडवोकेट्स की कमी थोड़ी है, ठीक है, 10 साल तो हाई कोर्ट के अंदर काफी वकील होंगे, हाई कोर्ट भी तो वकीलों से भरा पड़ा है। तो अगर 10 साल वो रहे हैं, वो तो एलिजिबल हो गए। पहले तो खैर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के बना देंगे। अब जिसने अप्लाई किया, अप्लाई करने वालों की लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी। अब इनमें से कोई नाम चुनने हैं, तो आपके ये 5 लोग बैठेंगे और इन 5 लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली किसका बनता है सुप्रीम कोर्ट में आना। उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करते हैं, आजकल कैसे कैसे केसेस इन्होंने आज तक सॉल्व किए हैं, ठीक है, कोई करप्शन का मामला तो नहीं है। फिर सारी चीजें स्टडी करके फाइनली उन्होंने थोड़ा सा प्रेसिडेंट को ऑप्शन दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, फाइनली लेट्स सपोज 2 सीटें खाली थी, वो ऑप्शन दे देंगे कि इन 6 में से किसी को भी बना दो। तो वो थोड़ी सी लंबी लिस्ट दे देंगे, 6 लोगों में से किसी भी 2 लोगों को जज बना दो। अब वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी रख ली ना, एडवाइस है, तो एडवाइस में ज्यादा ऑप्शन देने जरूरी है ना। एडवाइस बाइंडिंग है, यानी कि तुम्हें चुनना इन 6 से ही पड़ेगा, पर चुन अपनी मर्जी से, वो यहां से होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये, अब किसी का भी अगर नाम अप्रूव करना होता है, ये देखो ये 5 लोग हैं, मेजॉरिटी कितने लोगों की बनती है? 3 की, पर ये 3 की मेजॉरिटी इस तरीके से नहीं बनती, यहाँ पे मेजॉरिटी 4 लोगों की एक तरह से बनेगी। देखो ये सीजीआई +4 क्यों लिखा है, मतलब लिखने को हम डायरेक्टली 5 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो सीनियर मोस्ट ही है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सीजीआई का नाम अलग से मेंशन किया था। इस कारण हम मानते हैं कि जब इन्होंने किसी भी नाम के ऊपर डिसाइड करना है ना, सीजीआई का हाँ बोलना जरूरी है, प्लस इन 4 की मेजॉरिटी का हाँ बोलना जरूरी है। 4 की मेजॉरिटी क्या हुई? 3। यानी कि अगर किसी का भी नाम रिकमेंडेशन में डालना है, सीजीआई +3 को हाँ बोलनी पड़ेगी। सीजीआई +4 बैठे हैं, उनमें से सीजीआई +3 को हाँ बोलनी पड़ेगी। लेट्स सपोज एक ऐसा सिनेरियो आता है कि ये चारों किसी के लिए हाँ बोल रहे हैं, पर सीजीआई मना कर जाए, उसका नाम नहीं होगा रेकमेंड, सीजीआई का अलग से अप्रूवल चाहिए। इसलिए यहां पे सीजीआई प्लस लिखा होता है कि इसका तो हाँ चाहिए ही चाहिए, और इसकी मेजॉरिटी क्रिएट करो। 4 की मेजॉरिटी 3 हुई और वो क्लियर है। फिर वो एक लिस्ट अप्रूव होगी, लिस्ट प्रेसिडेंट के पास गई, प्रेसिडेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाती है, वो फाइनली प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि ये 2 लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट की बात कभी और करेंगे, पर यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल, ये प्रोविजन सारे के सारे जो मैंने अभी पढ़ाया है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? अगला करंट अफेयर
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आपके अर्बन एरियाज के लिए, अमृत। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। ठीक है, ये सरकार का मिशन है। देखो बेसिकली इसका ये बहुत ही पुराना मिशन है। इसका पहले कांग्रेस सरकार के टाइम नाम अलग था, तब ये था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। कई बार तुमने बसेस या कहीं पे ऐसे JN जनूरम करके ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, खासकर अगर चंडीगढ़ में रहते हो तो जितनी भी लाल और हरी बसेस ये घूम रही हैं इनके आसपास कई बार हिर पढ़ते हुए देख लोगे, जनूरम उनके ऊपर लिखा होगा। तो वही मिशन का बस नाम चेंज हो गया है, अब वो अमृत हो गया। सरकार बदल गई, फिर ऑब्वियसली पुरानी सरकार की लेगेसी खत्म करनी होती है, तो हर सरकार करती है, इससे पहले भी करती आई है। ठीक है, कांग्रेस भी यही करती थी, बीजेपी वही करती है, सब दूसरे से नफरत ही करती हैं, तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ होता ही है। तो ये जो मिशन है ये अर्बन एरियाज के लिए है, मतलब नाम में ही है अर्बन रिजुविनेशन है ये। ठीक है, ये अर्बन एरिया फोकस्ड है। आपके अर्बन एरिया में कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे अर्बन एरिया में आपका लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाए। जैसे हर हाउस होल्ड को टैप वाटर मिले, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर और उनके पास सीवेज का प्रॉपर कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद ऐसी कुछ ओपन स्पेसेस बनाना, पार्क्स बनाना, ये सब कुछ मेंटेन करना। इसके अलावा पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ। ठीक है, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट भी बढ़ाओ, जैसे वॉकिंग या साइकिलिंग के लिए जो साइकिल पाथ्स बनाए गए हैं वो सारे अमृत के अंडर बनाए गए हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में रहते हो तुम्हें पता ही है कितने साइकिलिंग पाथ तो हर जगह बन गए हैं, तो वो इस मिशन के अंडर बने। वो ऐसा नहीं कि इस दिन रैंडमली एक दिन सुबह उठे और उन्हें लगा कि साइकिलिंग के लिए पाथ होने चाहिए, तो वो इसके अंडर बनते हैं। यहां से फंडिंग आती है ये सारे काम करने की, ताकि ओवरऑल जो अर्बन एरिया, सी अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम यही है कि अर्बन एरियाज में प्लानिंग कई बारी ये इंश्योर नहीं कर पाती कि हर सिटीजन तक सारी फैसिलिटीज पहुंचे। ठीक है, और मतलब जितने इंडिया के सिटीज हैं उनके हालातों के अकॉर्डिंग, तो इस कारण ये फैसिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश है कि पार्क्स बनाओ ताकि नेचर के पास रहे। नहीं तो हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो पार्क्स होगा, एक नेचर का टच आएगा। ठीक है, साफ हवा आएगी, सब कुछ होगा इस कारण। तो इन सारी चीजों के चलते हुए अमृत का ये मेन मिशन है और इस सारी चीजों के ऊपर फोकस है। ठीक है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है, जिसमें सरकार भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रही है, कई चीजों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी दे रही है। जैसे आपके ये जो साइकिल्स हैं, ठीक है, जो रेंट पे मिलते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के पास है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बर्डन तो कम ही कर रहे हैं। सरकार ट्रैक्स बना रही है, साइकिल देने का काम प्राइवेट कंपनी को देती है, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने और डिजिटल और स्मार्ट बनाना है अपने शहरों को, जहां पे हमने वेदर प्रोडिक्शन के वो स्क्रीन से लगाते हैं ना, जहां पे बताते हैं आज एयर क्वालिटी कैसी है, वेदर कैसा रहेगा, वैसे स्क्रीन से लगा देते हैं। फिर वाईफाई फैसिलिटीज देने की कोशिश है, ये अभी देखो ज्यादातर जगहों पे नहीं आई है, पर ये भी आगे जाके आपके पब्लिक वाईफाई आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी फॉरेन जो आपके डेवलप्ड देश हैं वहां पे ये बहुत ही बेसिक चीज है कि आप पब्लिक प्लेसेस में आपको फ्री वाईफाई मिलते रहते हैं। ठीक है, सरकार देती है वाईफाई, इसी कारण चाहे वहां पे नेट पैक्स महंगे हैं, पर इसीलिए लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो हर जगह तो वाईफाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी बेटर हो जाती है। क्लियर है? तो ये है पूरा का पूरा अमृत मिशन, इस चीज को हमने याद रखना है। कोई भी डाउट आज के किसी भी करंट अफेयर में? नहीं, ये थे आपके आज के करंट